हेलो गाइस, वेलकम टू सीसैट एज एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी है, ऑल दैट इज क्लियर्ड। आज 15th ऑफ जून है, कल हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो देखो आज की इस वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। इस वीडियो में हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, हम सब कुछ कर चुके हैं, उसका एक फटाफट रिवीजन है जो हम इसमें करेंगे। ठीक है, मतलब अ क्विक रिवीजन ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस वीडियो गोना बी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे टारगेट मैंने 3 आवर्स किया है। लेट्स सी 2 आवर्स में होता है या 4 में होता है, आई एग्जैक्टली डोंट नो एट द मोमेंट। ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। या दिस वीडियो इज स्पेशली मेड ताकि आप जो कल 11:30 टू 2:30 का जो टाइम स्लॉट है, तो उसमें जो आपके पास रफली 2 आवर्स होता है एकदम, तो वो 2 आवर्स कैसे यूटिलाइज करोगे, वो 2 आवर्स आप इसके थ्रू यूटिलाइज करोगे। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। Is there anything that any of you need to tell me? Message me on Telegram. I am available 24/7 for these 2 days. कभी भी मैसेज करो, आई विल रिप्लाई बैक। अब बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट। हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी गोना बी कवरिंग। नंबर सिस्टम की बात करते तो वी बॉड मास, कन्वर्टिंग रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, रिवर्स ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस एंड द मिसलेनियस टॉपिक। जो मिसलेनियस टॉपिक बेसिकली वो टॉपिक है जैसे प्रिंटर वाला जो क्वेश्चंस थे, हाउ मेनी इंटीजर्स ऑफ 5 विल कम इन 1 to 100, वो वाले क्वेश्चंस। फिर आता है परसेंटेजेस, एवरेजेस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, एपीजीपी, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिलॉजिज्म, कैलेंडर, क्लॉक, blood relation, coding, decoding, series, ranking, problem on edges, mensuration, 2D, 3D, directions, and the last is RC, that is reading comprehension. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी, एंड आई होप दिस वीडियो विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर रिवीजन। चलो, सबसे पहला आता है हमारा टॉपिक वी बॉड मास। वी बॉड मास मतलब विनकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबको पता है। क्वेश्चन दिया 2+3 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन दिया 2+3 - 1, क्वेश्चन हुआ 4। मैंने यहां पे विनकुलम लगा दिया 3 ठीक है, 3 - 1 2, 2+2 4। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन का आंसर जिससे चेंज हो जाए वो करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 4, 2+3 5, 5 × 4 20। यहाँ पे 2+3 क्यों किया पहले, क्योंकि विनकुलम था। अदरवाइज क्या होता, 3 × 4 12, 12+2 14। अगर विनकुलम नहीं होता तो आंसर आता 14। सिंस देयर इज विनकुलम, द करेक्ट आंसर इज 20। ओके, so this is what basically vinculum is. Simple, एक बार ही क्वेश्चन आया, if it comes again it's gonna be a cakewalk. Next, converting recurring decimal into fraction, ये हमारा है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1.939393, convert this into a fraction। अब how many digits are being repeated? 2 digits are being repeated। Repeat after me in the class। कितनी digits repeat हो रही है? 2 digits। So as many nines in the denominator, as many digits are being repeated। Then total number is 193 - 1 192। ठीक है, तो ये 10 12 हो जाते हैं, तो यानी कि 64/33। ठीक है, अब एक बार इसको चेक कर ले। डिसिप्लिन टूल, मैथ्स कैलकुलेटर, 64 डिवाइडेड बाय 33, 1.93939393। ठीक है, अगर हमारे पास यहां पर ही ऐसा नंबर होता 2.061111, हाउ मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड? 1 डिजिट बीइंग रिपीटेड, तो 19। How many digits between decimal and the repeated digit? 2. So 2 zeros. Complete digit is 2061 minus non-repeating is 206. 2061 minus 206। ठीक है, 11 - 6 5, 5 -
5, 10 माइनस 2 8 1 1855 1855 अपॉन 900 फिर 5 से चला जाएगा तो 335 यानी कि 7 1 अपॉन 180 371 अपॉन 180 आंसर चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा कि सही है हमारा या नहीं है। 371 डिवाइडेड 371 डिवाइडेड बाय 180 2.061111 क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द टॉपिक ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है साइक्लिसिटी। क्या आती है? साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी हमें पता है 2 की, 3 की, 7 की, 8 की, इनकी साइक्लिसिटी है 4। ठीक है, 4 की एंड 9 की साइक्लिसिटी है 2, 5 की एंड 6 की साइक्लिसिटी है 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 सब हो गए। क्लियर, ये हमें पहले पता होना चाहिए साइक्लिसिटी क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 टू द पावर 21 यूनिट डिजिट पे 3 है तो 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 21 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, तो रिमाइंडर 1 आया तो 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट क्या होती है? 2। तो इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट होगी, सॉरी 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट होती है 3, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट होगी 3। क्लियर, आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, द टॉपिक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। कि रिमाइंडर थ्योरम में अब हमें कैसे कैसे चीजें करनी है। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बोलूं रिमाइंडर्स आर एडिटिव, ये तो हमें पता है। एडिटिव का क्या मतलब है? 28 प्लस 29 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 25। तो टोटल करने की बजाय इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? 3, इसमें कितना बचेगा? 4, इसमें कितना बचेगा? 2। तो यानी कि नेट रिमाइंडर 9 आ जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव का क्या मतलब है बेटा? 28 इंटू 29 इंटू 27 अपॉन 25। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, रिमाइंडर आया 24। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, अब इसमें एक तरह के क्वेश्चंस और आते हैं, वो भी देख लो। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू गोना बी डूइंग इज 2 की कौन सी पावर 7 के आसपास है? 2 की पावर 3 इज 8, 8 इज समवॉट नियर टू 7। तो मैं इसको अब एक एक्सपोनेंट्स का रूल होना चाहिए, पता होना चाहिए, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो 2 की पावर 30 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 होल टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 8 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 8 पे रिमाइंडर क्या है? 1, तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 1। ठीक है, एक नेगेटिव वाला भी करके बता देता हूं, 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब यहां पर रिमाइंड 2 की कौन सी पावर है 9 के आसपास? 2 की पावर 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 8 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 9। नेट रिमाइंडर क्या है आएगा? -1, -1 टू द पावर 10 इज 1, तो ये नेट रिमाइंडर हमारा इसमें भी 1 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 27 होता, क्या होता? 2 की पावर 27 अपॉन 9। ठीक है, तो 2 की पावर 27 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 9, तो यानी कि 8 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 9। अब यहां पर रिमाइंडर -1 टू द पावर 9 इज -1, तो नेट रिमाइंडर आएगा 9 - 1 8। ठीक है, इतना क्लियर? बिंदास, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं द टॉपिक फैक्टर्स।
फैक्टर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज प्राइम फॉर्म। प्राइम फॉर्म क्या होता है? अगर मैंने नंबर लिखा 24, इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, दिस इज प्राइम फॉर्म बेसिकली। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा इसका? 24 का टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 2 की पावर 3 है, तो यानी कि a की जगह 3 है, तो 3 + 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 2, यानी कि 8 फैक्टर्स होंगे टोटल। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा? इसी फॉर्मूले में 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 - 1 अपॉन 2 - 1 इज 1 इनटू 3 की पावर 2 - 1 अपॉन 2। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 16 - 1 15 इनटू 3 की पावर 2 9, 9 - 1 8, 8 अपॉन 2 4, 60। तो हमारा टोटल सम ऑफ फैक्टर्स कितना आया? 60। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। फटाफट फॉर्मूला से रिवाइज हो गया होगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम करेंगे। प्राइम एलसीएम होता क्या है? एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आएगा। करेक्ट, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों या तीनों के टेबल में आएगा। जैसे मैंने बोला 2 और 3, तो सबसे छोटा नंबर 6 ऐसा है जो 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया? 6। उसी तरह से अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 और 3 की बात करता हूं, एचसीएफ होता है 1, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों आएंगे। जिसकी टेबल में पहले क्या था? ये इनकी टेबल में ये नंबर आएगा, इसकी टेबल में ये नंबर आएंगे। ठीक है, 1 की टेबल में 2 भी आता है, 1 की टेबल में 3 भी आता है, तो एचसीएफ क्या हो गया? 1। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूंगा फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 1 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 7 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस। तो आप क्या करोगे? 3 5 7 का एलसीएम निकालोगे। 3 5 7 का एलसीएम निकाला, उसमें रिमाइंडर जो निकालना है 1, उसको ऐड किया, तो हमारा वो नंबर आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर यू गाइस। एचसीएफ में सबसे बड़ा वो नंबर होता है जो उन दोनों की टेबल में वो दोनों नंबर आएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन आया था फाइंड द हाईएस्ट इंटीग्रल ऑफ 3 1/2 एंड 15 3/4 करके कुछ क्वेश्चन था। तो अब उसमें एक चीज ध्यान रखना, एलसीएम ऑफ a अपॉन b एंड c अपॉन d इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड c अपॉन एचसीएफ ऑफ b एंड d। और अगर एचसीएफ निकालना होता है ना सेम नंबर का, a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, तो एचसीएफ ऑफ a एंड c अपॉन b एंड एचसीएफ ऑफ a एंड b, a एंड c अपॉन एलसीएम ऑफ b एंड d। मतलब जो निकालना है वो न्यूमरेटर में रहेगा, उसका अपोजिट वाला डिनोमिनेटर में रहेगा। क्लियर है गाइस? इतना यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, अब अगला टॉपिक देख ले। अगला टॉपिक क्या है हमारा? रिवर्स ऑफ डिजिट। अब देखो इसमें एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं एक बोलता हूं लेट द नंबर बी एक्स वाई एंड रिवर्स इज वाई एक्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स वाई को मैं 10x प्लस वाई लिखूंगा और वाई एक्स को मैं 10y प्लस एक्स लिखूंगा। अब वो कैसे? अगर नंबर होता है 32, क्या मैं इसको 3 इंटू 10 प्लस 2 नहीं लिखूंगा? वही एग्जैक्ट सेम चीज मैंने एक्स वाई एंड वाई एक्स के टर्म्स में करी है। ठीक है, रिवर्स ऑफ डिजिट में हमें जनरली यही स्टेप नहीं आता, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन हमारा रह जाता है। ठीक है, अगर हमारा ये स्टेप हमें क्लियर है तो आई डोंट थिंक हमें आगे वेरी सॉरी गाइस, तो आई डोंट थिंक हमें इस टॉपिक में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ जीरोस। आपको याद होगा 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस एक्सप्रेशन।
अब नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब है, एक एक्सप्रेशन के बाद ए बी सी के बाद जीरो कब लगता है, यानी कि जब वो मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, जितनी बारी 10 से मल्टीप्लाई उतनी बारी नंबर ऑफ जीरोस। करेक्ट। अब 10 कैसे आता है, 2 इंटू 5 से हमारा नंबर आता है 10। तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि 2 इंटू 5 के कितने पेयर्स है, यही पूछ रहा है। अब निकाल लेते हैं। देखो पहले तो ऑलरेडी जो जीरोस हैं वो लिख लो, एक 10 का, एक 20 का, एक 30 का, एक 40 का, एक 50 का, एक 60 का। अब यहां पर एक 2 बचा, यहां से एक 5 लिया, इन दोनों ने एक जीरो पैदा कर दिया। यहां से दो 5 लिए, यहां से दो 2s लिए, 2 इंटू 2 4, तो दो जीरोस पैदा हो गए। ठीक है, यहां से एक 2 लिया, 2 इंटू 3 6, और कहीं से भी एक 5 ले लो। ठीक है, तो एक जीरो और आ गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जीरोस इन दिस एक्सप्रेशन। क्लियर, तो यानी कि 2 इंटू 5 के पेयर्स निकालने हैं। अब आते हैं मिसलेनियस। ठीक है यार, अब मिसलेनियस में ना देखो क्वेश्चन आता है प्रिंटर वाला और एक इंटीजर वाला, यही दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। मैंने आपको बोला जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 3089 डिजिट प्रिंटर ने यूज करी है, तो नंबर ऑफ पेजेस बताइए। ठीक है, 3089 डिजिट प्रिंटर ने यूज करी है, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन दैट, दिस इज व्हाट द यूपीएससी आस्क्ड। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 3089 डिजिट्स की हमें बात कर रहे हैं। पहले देखो बेटा 1 से लेके 9 तक के पेजेस सारे सिंगल डिजिट के हैं, तो 9 डिजिट्स आर यूज्ड। 10 से लेके 99 तक सारे पेजेस 2 डिजिट के हैं, तो 90 इंटू 2 180 डिजिट्स। 100 से लेके 999 तक सारे पेजेस 3 डिजिट के हैं, 900 पेजेस इंटू 3 2700 डिजिट्स। टोटल कितना हुआ 2889। हमारा टोटल क्या है 3089। डिफरेंस क्या हुआ 200। अब 1000 से आगे आते ही सारे डिजिट्स, सारे पेजेस कितने हो गए 4 डिजिट्स के। 200 को 4 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 50। तो यानी कि 999 के बाद 50 पेजेस और है, तो यानी कि 1049 पेजेस आर देयर इन टोटल। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, आई डोंट थिंक इसमें अब प्रॉब्लम होगी। डन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। मैंने पूछा हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 5 अपीयर फ्रॉम 300 टू 600। मैंने दे दिया 300 से लेके 600 तक डिजिट 5 कितनी बारी अपीयर करती है हमें बताना है। देखो 100 पे कितनी बारी अपीयर करेगी 500 से 599, 100 बार। ठीक है, 10 पे कितनी बारी अपीयर करेगी 350 से 359, 10 टाइम्स। 450 से 459, 10 टाइम्स। 550 से 559, 10 टाइम्स। तो टोटल कितना हुआ 30 टाइम्स। यूनिट डिजिट पे कितना अपीयर करेगी 305 से 395, 10 टाइम्स। 405 से 495, 10 टाइम्स। 505 से 595, 10 टाइम्स। 30। टोटल कितना हुआ 160 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमें चीज आनी चाहिए। डन। अब देखो आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टॉपिक परसेंटेजेस। ठीक है, परसेंटेज में पहली चीज हमें फ्रैक्शंस की वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने करवाई है। जैसे 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 कितना होता है 33.33%, 1/4 कितना होता है 25%, 1/5 कितना होता है 20%, 1/6 कितना होता है 16.67%, 1/7 कितना होता है 14.28%, 1/8 कितना होता है 12.5%, 1/9 कितना होता है 11.11%, 1/10 कितना होता है 10%, 1/11 कितना होता है 9.09%। ठीक है, तो ऐसे हमने 25 तक की परसेंटेज वैल्यूज याद करी हुई हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, मैंने बोला कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन इंक्रीज बाय 25%। by how much should I reduce my expenditure, by how much should I reduce the expenditure so that the total consumption in terms of money remains the same। मतलब पैसे बढ़ गए हैं 25% से। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ गई है 25% से,
प्राइस कितने से कम होना चाहिए ताकि टोटल एक्सपेंस सेम रहे, या प्राइस बढ़ गया है 25% से, बाय हाउ मच शुड आई रिड्यूस माय कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। 25% से बढ़ गया है, पीसीजी के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज 25% से बढ़ी है तो यानी कि वो बड़ा नंबर है, तो उसको 20% से कम करेंगे। 100 है, 100 को 25% से बढ़ाओ 125, 125 को 20% से कम करोगे यानी कि 25, तो 100 आ जाएगा, तो यानी कि सेम आ जाएगा। ठीक, एकदम परसेंटेज क्लिक करना चाहिए। अब ये टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस में होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन पे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया में होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में यही चीज आती है। दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, अब आते हैं एवरेजेस। एवरेजेस का मतलब क्या होता है? एवरेजेस का मतलब है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब इसमें हमने कैसे किया था? इंक्लूजन बेस्ड, एक्सक्लूजन बेस्ड, रिप्लेसमेंट बेस्ड एंड एरर बेस्ड। ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे 4 तरीके से, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, रिप्लेसमेंट एंड एरर। तो उसी तरह से इस क्वेश्चंस को ट्राई करना। इंक्लूजन बेस्ड में कैसे करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने बोला एवरेज वेट of 40 students is 40 students and one teacher is 50 kgs. When teacher weight of a teacher is removed, average weight reduces by 2 kgs. ठीक है, यही बोल रहा है वो। यानी कि अब टीचर का वेट कितना है हमें ये निकालना है। पहले कितना था? 50 स्टूडेंट्स और एक टीचर का 50 किलो एवरेज था। अब टीचर के जाने से सबको 2-2 किलो कम हो रहा है, तो यानी कि वो 40 जनों ने 2 किलो वापस करा, 80, और 50 टीचर के पास पहले ही था, तो टीचर का वेट कितना हुआ? 130 किलो। मेरे जैसा है भाई साहब। ठीक है, क्लियर एकदम। अब इसको हम रिप्लेस एक्सक्लूजन बेस्ड भी बना सकते हैं। Average weight of class is 2 kgs. When the average weight of teacher is included, the average weight increases by 2 kgs. Find the weight of the teacher. वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एक फॉर्मूला हमने देखा था, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, पहला फॉर्मूला। सेकेंड चीज हमने क्या देखी थी कि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, ये हमने देखा था 36 किलोमीटर पर आवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, 45 किलोमीटर पर आवर इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह से 72 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही चलेगा, 2.5 से बढ़ता रहेगा जैसे जैसे मल्टीपल लाइन से बढ़ेगा। ठीक, ये हमें आता है। फिर हमने बात करी थी द पॉइंट ऑफ रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड्स आर एडेड, सॉरी सबट्रैक्टेड। ऑपोजिट डायरेक्शन सबट्रैक्ट एडेड। ठीक है, पुलिसमैन एंड थीफ वाला केस हमने किया था। डन, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं इसी के एक सब टॉपिक में क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ट्रेन्स। ट्रेन में अगर ट्रेन कवर्स इट्स ओन लेंथ, क्रॉसेस अ मैन, तो यानी कि कवरिंग ओन लेंथ। ट्रेन क्रॉसिंग अ ब्रिज, platform, it crosses the length of the train plus length of that bridge। हमने किया था ये चीज। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था, सपोज करो दिस इज अ मैन, दिस इज अ ट्रेन, व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, ऐसे ट्रेन ने क्रॉस किया तो यानी कि ट्रेन इज कवरिंग इट्स ओन लेंथ। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन आई एम सेइंग ट्रेन इज क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन ने ऐसे करके प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, तो यानी कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म भी क्रॉस किया और ट्रेन ने अपनी लेंथ भी कवर करी। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए।
फिर इसी का ही एक सब टॉपिक और आता है, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन बोट्स। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब होता है अगेंस्ट द फ्लो, डाउनस्ट्रीम मतलब होता है विद द फ्लो। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है एक्स दैट इज स्पीड ऑफ बोट बेटा, एक होता है वाई दैट इज स्पीड ऑफ रिवर, क्योंकि रिवर भी तो फ्लो करती है ना। तो अगर आप रिवर के फ्लो के साथ ऐड करते हो तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाती है एक्स प्लस वाई। अगर आप रिवर के अगेंस्ट फ्लो करते हो तो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाती है एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, डाउनस्ट्रीम से क्वेश्चंस आए हैं, और दूसरी चीज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वेन एवर इट कम्स, ठीक है, 99.99% वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व मत करिएगा, उसको ऑप्शंस पुट करके आंसर निकालिएगा। इट्स बेटर, इट्स इजी एंड टाइम सेविंग। ठीक है, तो इसके साथ हमारे ये तीनों टॉपिक हो गए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। अगला क्वेश्चन आता है टाइम इनटू वर्क। मैंने बोला A takes 6 days to complete a work, B takes 5 days to complete a work। तो टोटल मिलके अगर दोनों साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे? लेट द टोटल वर्क बी 30 क्यों एलसीएम ऑफ 6 and 5। तो A कितना काम करता है 5 यूनिट्स पर डे, B कितना काम करता है 6 यूनिट्स, दोनों मिलके कितना काम करेंगे 11 यूनिट्स। तो टोटल वर्क था 30/11, यानी कि 2 पॉइंट सम डेज में काम खत्म हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब इसमें ही हमने देखा था बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ए स्टार्टेड देन बी लेफ्ट, बी स्टार्टेड ए लेफ्ट, बोथ टुगेदर वर्क फॉर 3 days देन ए अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। वो सब हम इसी से ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली पाइप एंड सिस्टम भी हम ऐसे ही कर लेंगे। पाइप एंड सिस्टम में हमने क्या बोला, पाइप एंड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं कि a tank fills the there are 3 pipes, let's suppose there are 3 pipes in the tank, A, B, C। A and B are the pipes which fills the tank, C is the pipe which empties the tank। मैंने ये चीज बोली। अब मैंने बोला A takes 6 hours to fill, B takes 4 hours to fill, C takes 10 hours to empty। So all the three are opened simultaneously, then in how much time will the tank be emptied? Let the total capacity of tank be multiple of 6, LCM of 6, 4 and 10, that is 6, 4 and 10 का LCM आएगा 120, वैसे 60 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 6 आवर्स में यानी कि ये 10 लीटर पर आवर भरता है, और ये कितना भरता है 15 लीटर पर आवर, और ये कितना एम्प्टी करता है 6 लीटर पर आवर। तो 10 + 15 25, 25 - 16 एग्जैक्टली 19 लीटर पर आवर भर रहा है। 60 को 19 से डिवाइड करो, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी कि 3 पॉइंट सम आवर्स में द टैंक वुड बी फिल्ड। दिस इज व्हाट बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड अपॉन पाइपिंग सिस्टम। ठीक है, अगला देखें। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। यहां पर हमारे को टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस। अब देखो इसको मैं समझा देता हूँ। एक चीज एक सेलर को 100 रुपए की पड़ी, उसने उसको 150 का टैग लगाया और 120 में बेचा, तो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस हुई, 150 मार्क्ड प्राइस हुई एंड 120 सेलिंग प्राइस हुई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमारा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो हमारा प्रॉफिट होता है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो वी एंड अप हैविंग लॉस। ठीक है, इतना क्लियर है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस लॉस। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद सीपी एज बेस। ठीक है ना, अगर हम बोलते हैं व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज तो वी कैलकुलेट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर हम बोलते हैं लॉस परसेंटेज तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक हो जाएगा, इतना ही इसको करना है। अगला आ जाओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एपी एंड जीपी, इसको हमने किया था। एपी के लिए पहली टर्म क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन क्या होता है
n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, या इसको a प्लस एल भी कर सकता हूं, क्योंकि a प्लस एन माइनस 1 डी इज nth टर्म, तो a प्लस एल n बाई 2 आया ना। ठीक है, तो हमें टर्म पता चल गया, सम ऑफ n टर्म्स आ गया, वी हैव द दिस, एंड इसका यूज होता है बहुत अच्छा, आजकल यूपीएससी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है इस टॉपिक से, तो एपी तो बहुत अच्छे से करके जाना, इसमें टाइम वेस्ट मतलब इसको निग्लेक्ट मत करना, फ्री के 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी तो बढ़ता है फिक्स नंबर से, यानी कि फिक्स डिफरेंस से, जीपी ऑन द कॉन्ट्ररी इट इंक्रीजेस विद और डिक्रीजेस विद अ फिक्स रेशियो आर। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जीपी के लिए फॉर्मूला है ए आर एन माइनस 1। ठीक है, सम ऑफ जीपी दो व्हेन आर ग्रेटर देन 1 एंड 1 आर लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 होता है तो फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक, आर लेस देन 1 होता है ना, अगर आर लेस देन 1 तो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि अगर मैंने बोला मेरी जीपी है 8 4 2 1 1 बाई 2 1 बाई 4 सो ऑन, तो इसका टोटल जीपी का सम क्या होगा, कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म कितनी है ए, रेशियो क्या आ रही है 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 अपॉन 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज 1 बाई 2, 8 इंटू 1 अपॉन 8 अपॉन 1 बाई 2 यानी कि 8 इंटू 2 बाई 1 यानी कि 16, तो इस जीपी का समीशन क्या हो गया 16। ठीक, एपीजीपी। अब उसी तरह से आते हैं एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसका। सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इट इज टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, इट इज पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम एंड ए इज अमाउंट। ठीक है, और एसआई प्रिंसिपल द अमाउंट इन्वेस्टेड, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, T is tenure, A is amount यानी कि वो अमाउंट कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट कंपाउंड, इंटरेस्ट अमाउंट। तो एक चीज याद रखना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, और वैसे क्या फॉर्मूला होता है, पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू एसआई। क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कंपाउंडेडली उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो वो आपका होता है P 1 प्लस आर टू द पावर T इज इक्वल टू अमाउंट, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है A माइनस P इज इक्वल टू CI। ठीक है, क्लियर। अगली चीज पे आते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमारी आ गई तो हमारा पार्टनरशिप वाला क्लास क्लियर हो जाएगा, या पार्टनरशिप वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ए स्टार्टेड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000, ए बी एंड सी तीन जने हैं, ए स्टार्टेड विद 4000, आफ्टर 2 months बी ज्वाइंड with 6000, after 4 months from starting C joined with 8000। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज होती है, अमाउंट 4000 इंटू टेन्योर 12, उसका कितना था बी का
6,000 इंटू 10, 10 क्योंकि 2 महीने बाद किया है। सी का कितना है 8,000 इंटू 8 क्योंकि 4 महीने के बाद की है, तो ये आया 48 के इज इक्वल टू 60 के इज इक्वल टू 64 के। ठीक, तो यानी कि कितना हुआ ये 24:30:32, 12:15:16, प्रॉफिट शेयरिंग आ गया 12:15:16। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर पार्टनरशिप टॉपिक। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंड और का केस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 heads and 1 king? What is the probability of having 2 queens and 1 king, sorry, और what is the probability of having 1 king और 1 queen? तो हमने एक चीज ध्यान रखी थी कि whenever we get and we have to multiply, whenever we get or we have to add। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1 दैट वी हैव टू रिमेंबर विद द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चे, हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ होता है। कॉइन के केस में होता है, डाइस के केस में होता है, कार्ड्स के केस में होता है, बॉल्स फ्रॉम अ बैग के केस में होता है, और पर्सन के केस में होता है, सिलेक्शंस ऑफ पर्संस। ठीक है ना, तो यूज क्या होता है जनरली, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन वी यूज, वो भी हम आगे अगली स्लाइड पे देखेंगे। प्रोबेबिलिटी के विद रिस्पेक्ट हमें इतना क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। अगर मैं बोलूं NPR, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सिलेक्शन NCR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, दिस इज सिलेक्शन। ठीक, when you are selecting some people out of a group or when you are arranging some people, तो permutation और combination। अब आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसान होता है, जस्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली पाई चार्ट के बारे में बता देता हूँ क्योंकि वो बच्चों को कंफ्यूजिंग करता है। एक सर्कल है, ठीक है, तो एंगल ऑफ अ इन अ सर्कल इज 360 डिग्रीज। ठीक है, अब मैंने बोला 20% एक्सपेंस ऑन पेट्रोल, लेट्स से, तो 20% कितना एरिया, कितना एंगल रिफ्लेक्ट करेगा, तो 360 टोटल होता है अपॉन 100 इंटू 20, 72। तो यानी कि एंगल ऑफ पेट्रोल वुड बी दिस, वुड बी 72 डिग्री और 20%। ठीक है, तो ये हमें पाई चार्ट रीड करना आना चाहिए। उसके बाद आपका बार ग्राफ आता है, वो तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी उसमें। ठीक है, लाइन ग्राफ होता है कि लाइन चल रही है ऐसे पॉइंट मार्क करते हुए। ठीक है, तो ऑल दीज कैन बी इजीली डन, बार ग्राफ में दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सिलॉजिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने ऑलरेडी टॉपिक देखा है कि सिलॉजिज्म कैसे करना है। ठीक, ट्रिक्स टू रिमेंबर की हम बात करते हैं। ट्रिक्स देखो, सबसे पहली चीज, इससे पहले हम बात कर लेते हैं द टॉपिक ऑफ हिडन वर्ड। ऑल ए आर बी, हिडन वर्ड इज सम। सम ए आर बी, हिडन वर्ड इज सम। नो ए इज बी, हिडन वर्ड इज नो। ठीक है, तो हिडन वर्ड क्लियर है, ऑल ए एंड नो। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। पॉजिटिव स्टेटमेंट विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट विल ऑलवेज गिव अ नेगेटिव कंक्लूजन। ऑल कैन बी रेड एज सम कैन नॉट बी रेड एज। ठीक है, यानी कि वाइस वर्सा नॉट एप्लीकेबल। नो कैन बी रेड एज सम नॉट, जैसे ऑल को सम बोल सकते हैं, नो को सम नॉट बोल सकते हैं। Where two positive statements are given, they should have one common term to give a conclusion। इसका क्या मतलब है बेटा, अगर मैं बोलूं all A R B और सेकेंड हूं सम B,
आर ऑल बी आर सी, तो यहाँ पे हिडन वर्ड है सम। अब इन दोनों स्टेटमेंट से अगर मिलके कंक्लूजन निकालना है तो एक चीज देखनी है, पहले देयर शुड बी वन कॉमन टर्म, बी कॉमन है, और बी पे कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक जगह पे ऑल का यूज होना चाहिए, तो वो यहां पर है, तो मैं एक कट कर दूंगा तो ऑल ए आर सी कंक्लूजन निकल जाएगा। ठीक, उसी तरह से टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स टुगेदर विल नेवर गिव एनी डेफिनेट कंक्लूजन, दो स्टेटमेंट्स negative will never ever give a positive, will never give any conclusion. Positive statement plus negative statement will get a negative conclusion. ठीक, ये हमने देखा था। अब आते हैं हमारा टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर में द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। ठीक है, हमने देखा था एक सेंचुरी में 1600 to 1699, this will give 5 odd days. 1700 to 1799 will give 5. 1800 to 1899 will give 5. 1900 to 1999, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक सेकंड। 1601 से 1700, 1701 से 1800, 1801 से 1900, 1901 से 2000। ठीक है, this will give me 5 odd days, this will give me 5 odd days, this will give me 5, this will give me 6. why 6? क्योंकि 2000 लीप ईयर है। अब हमने एक लीप ईयर के लिए ये देखा था, for any century year to be a leap year it has to be divisible by 400, for a non century year to be a leap year it has to be divisible by 4। ठीक, तो यानी कि टोटल अगर 400 साल की बात करें तो ऑड डेज हो जाते हैं 0, क्योंकि 5 + 5 + 5 15, 15 + 6 21, 21 इज डिविजिबल बाय 7। तो ये भी क्लियर। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। 15 अगस्त 1947, ये मेरा पता नहीं क्यों डेट फेवरेट है, इंडिपेंडेंस है ऑब्वियसली, तो मैं हमेशा यही डेट दे देता हूं। तो इसको करते हैं, डेट को ब्रेक करते हैं। 1601 से 1900, 1901 से 1946, 1 जैन से 15 अगस्त। इससे पहले एक चीज देख लो, जैन में कितने ऑड डेज हैं? 3। फेब में अगर नॉन लीप ईयर है तो 0, लीप ईयर है तो 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ठीक, अब डेज के कोड देख लो। मंडे का कोड इज 1, ट्यूसडे का कोड इज 2, वेंसडे का कोड इज 3, थर्सडे का कोड इज 4, फ्राइडे का कोड इज 5, सैटरडे का कोड इज 6, संडे का कोड इज 7। ठीक है, इसके कोड्स देख लिए। अब वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1601 से 1900, 15 साल यानी कि ऑड डे 1। 1901 से 1946 टोटल ईयर्स 46, जिसके अंदर लीप ईयर है 11, तो 35 नॉर्मल ईयर। ठीक, 35 नॉर्मल ईयर एंड 11 लीप ईयर्स। 11 लीप ईयर्स यानी कि 22 ऑड डेज, और 35 यानी कि 35, तो ये तो 0 हो गए और ये 1 हो गया, तो यानी कि यहाँ पर भी 1 ऑड डे। ठीक, अब जैन में कितने हैं? 3, फेब में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त के 15 लिख लीजिए। अब देखते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 काट दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काट दिया, 3 बचा, तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, टोटल 5 बचे। 5 किसका कोड है? फ्राइडे का, तो यानी कि 15 अगस्त 1947 हैज टू बी अ फ्राइडे। एक बार ही चेक कर लेता हूं।
इट्स अ फ्राइडे, ठीक है, तो वो आप भी चेक कर सकते हो। डन। अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द टॉपिक ऑफ क्लॉक। क्लॉक देख लेते हैं। क्लॉक में देखो हमें एक चीज देखनी होती है, आर हैंड जो है इट कवर्स 360 डिग्रीज इन 12 आवर्स, यानी कि 30 डिग्रीज इन 1 आवर, यानी कि 30 डिग्रीज इन 60 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट में हाफ डिग्री। लेकिन मिनट हैंड की बात करते हैं तो 360 डिग्रीज इन 60 मिनट्स, तो यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्रीज। तो अगर अब मैं रिलेटिव बात करूं कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, रिलेटिव एंगल, इट वुड बी 5.5 डिग्री पर मिनट। करेक्ट। अब हम विद रिस्पेक्ट टू दैट अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन आएगा अगर हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डज द क्लॉक एंड डज द आवर एंड अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड और हैव एन एंगल ऑफ लेट्स सपोज 90 डिग्री। 90 डिग्री की बात करते तो याद रखना 3 ओ क्लॉक जो हर घंटे में 2 बार ही 90 बनता है, बट 2 से 3 एंड 3 से 4 में 3 ही बार बनता है क्योंकि 3 PM कॉमन होता है। उसी तरह से 8 to 9 एंड 9 to 10 में 3 ही बार बनता है क्योंकि 9 PM कॉमन होता है। ठीक है, चलो। blood relations, there are some key points that we need to remember for blood relation. Point number 1, never assume a gender with the name given. आयुष नाम की लड़की मिल जाएगी इस दुनिया में और प्रतीक नाम का लड़की मिल जाएगी और प्रिया नाम का लड़का भी मिल जाएगा। ठीक है, never assume a gender by a name and it's always better to start a question with with a point that is known. For example, A is the son of B, who is the father of D? तो A is the father of D क्लियरली दिख रहा है, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली नेवर एवर अज्यूम अ जेंडर, फिर उसके बाद डिनोशन कैसे करते हैं वो ध्यान रखना। A is the father ऑफ बी, तो ए जनरेशन क्या है बी एंड बी को मैं ए को मैंने प्लस लिखा क्योंकि ए इज द फादर। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मेल्स के लिए प्लस फीमेल्स के लिए माइनस यूज करता हूँ। आप चाहे तो जैसा मर्जी कर सकते हैं जो आपको पसंद। ठीक है, फिर अगर सेम रिलेशन में बात करूं, ए इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो ए हस्बैंड है सी का, तो इनडायरेक्टली इस उसमें मुझे सी का भी जेंडर पता चल जाएगा क्योंकि सी हैज टू बी अ वाइफ। इंडिया में या बेसिकली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में सिर्फ मेल एंड फीमेल की शादी होती है, 2 मेल्स और 2 फीमेल्स डू नॉट गेट मैरिड। कोडिंग डिकोडिंग में या सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पोजिशनिंग, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मुझे क्लियर पता होना चाहिए कि एफ की पोजीशन 6 है, ए की पोजीशन 1 है, ई की पोजीशन 5 है, आई की पोजीशन 9 है, ओ की पोजीशन 15 है, यू की पोजीशन 19 है। ठीक है, सॉरी 21 है। ठीक है, टी की पोजीशन 20 होती है, वी की पोजीशन 22 होती है, जेड की पोजीशन 26 होती है। तो ये पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, सेम सीरीज के लिए अगर बात करूं, पोजीशनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद आगे क्या लॉजिक लग रहा है वो मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि ये कोडिंग डिकोडिंग इन सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, या तो क्लिक करेगा तो उसी टाइम कर जाएगा 2 मिनट के अंदर एंड यू विल बी एबल टू डू इट। अगर क्लिक नहीं करेगा तो वो पूरे 4 घंटे क्लिक नहीं करेगा तब भी पेपर नहीं होगा, उसको लेके बैठ सकते हो। तो कोडिंग डिकोडिंग इन सीरीज में एक चीज जो बहुत अच्छे से रखनी है, टाइमर ऑफ 2.5 मिनट, उसमें हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं रैंकिंग। रैंकिंग में सिर्फ एक फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग
प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर इन द क्लास। जैसे मैंने बोला मैं क्लास में थर्ड आया और लास्ट से 28 आया, तो क्लास में कितने बच्चे हुए? 30। ठीक है, स्टार्टिंग से थर्ड आया और लास्ट से 28 आया, तो यानी कि 27 बिहाइंड। 27, 28, 29, 30, टोटल कितने हुए? 30। तो रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर इन द क्लास। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, इसमें मैंने कहा था हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये तीन चीज हमें ध्यान रखनी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कि अगर मुझे पास्ट से फ्यूचर में जाना है, डायरेक्ट छलांग नहीं मारूंगा, पहले पास्ट से प्रेजेंट जाऊंगा, प्रेजेंट से फ्यूचर जाऊंगा। सिमिलरली फ्यूचर से पहले प्रेजेंट जाऊंगा, फिर प्रेजेंट से पास्ट जाऊंगा, अगर फ्यूचर से पास्ट में जाना है तो। दिस विल नेवर एवर मेक मी डू एनी मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अदरवाइज प्रॉब्लम ऑन एजेस में जनरली ये गलती हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ मेंसुरेशन 2D। 2D यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। ठीक है, स्क्वायर, साइड ए, पेरीमीटर 4A, एरिया ए स्क्वायर। रेक्टेंगल एल एन बी, पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, एरिया एल इंटू बी। सर्कल, पेरीमीटर कितना होता है? 2πr और एरिया कितना होता है? πr स्क्वायर। ट्रायंगल, अगर हीरोन्स फॉर्मूला से कर रहे हैं, एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एरिया होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा है, पूरा चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला करके, चैप्टर नंबर 10 है शायद, 10 या 6 है। ठीक है, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो √3/4 ए स्क्वायर साइड ट्रायंगल के लिए। ठीक है, मेंसुरेशन 3D की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर क्यूब हो जाता है, क्यूबॉइड हो जाता है, कोन हो जाता है, सिलेंडर एंड स्फेयर। क्यूब ऑल साइड्स इक्वल, तो इसका ए क्यूब इज द टोटल वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया इज 6A स्क्वायर। क्यूबॉइड, LBH, total surfaces twice of LB plus BH plus HL. Cone, 1/3πr²h। ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, L क्या होती है? स्लांट हाइट। ठीक है, यानी कि r² + h² इज इक्वल टू L² वाला फॉर्मूला लगता है, और टोटल सरफेस एरिया होता है πrl + πr²। ये कर्व सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, सिलेंडर की बात करते हैं, πr²h। कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा, πrl, एक सेकेंड, πrl। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh + 2πr², ऊपर है नीचे का ढक्कन। स्फेयर, 4/3πr³। ठीक, डायरेक्शंस, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आ जाओ अब टॉपिक में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो, सबसे पहले हमारी क्या प्रॉब्लम्स होती है विद रिस्पेक्ट टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैराग्राफ्स बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टाइम कॉन्स्टेंट होता है, टाइम इश्यू तो ऑब्वियसली है। लैंग्वेज भी बहुत ट्रिकी कंफ्यूजिंग होती है। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ऑप्शन ट्रैप होता है, ये सबसे गंदा होता है।
कि मतलब यार हमने बी एंड सी एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन ए एंड डी इतने क्लोज ऑप्शन है कि समझ ही नहीं आता कि ए सही है या डी सही है। देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्लिश होती है, मतलब कि विच यू यूज इन योर फॉर्मल कम्युनिकेशन। Much of, he said, tells the ability of the examinee to understand formal English is different from merely grammatically correct English. Formal English is grammatically correct English which conforms to the conventions of usage of prevalent in official communication. Thus, where the understanding of proper grammar requires knowledge and the rules of grammar, understanding of English, formal English requires understanding of conventions. ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश देखा। फिर टाइप्स ऑफ पैसेजेस एंड देन एसोसिएटेड वोकैबुलरी। पैसेजेस कैसे आते हैं? साइंस बेस्ड पैसेजेस आते हैं, इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी आ जाता है। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, सब टाइप के पैसेजेस आ रहे हैं। फिर फाइनेंस में इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के भी बेसिस पे पैसेजेस आ रहे हैं। फिलोसफिकल तो बहुत सारे आते हैं जो समझ नहीं आते। फिर आते हैं मिसलेनियस, जो इनमें कहीं फिट नहीं होता वो मिसलेनियस में फिट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली दीस टाइप ऑफ पैसेजेस कम, और ये सारे टाइप हमने जनरली यूपीएससी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो वी ऑल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब आते हैं कि क्वेश्चंस क्या पोस्ट करता है यूपीएससी में। कुछ होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन जो डायरेक्टली आंसर हो जाते हैं, बट थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। Inferences are basically what we know plus what we can derive from the passages and inference. ठीक है, फिर तो होता है कि इंफॉर्मेशन अप्लाई करके क्वेश्चंस निकालना, बेसिकली अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर मेन आइडिया ऑफ द पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आता है कि पैसेज पे एक्चुअली बात किस बारे में कर रहा है। सपोर्टिंग आइडिया, अब मेन आइडिया सपोर्टिंग आइडिया क्या होता है? मुझे गोवा जाना है घूमने के लिए, बट आई विल नॉट से कि गोवा पापा एक एजुकेशनल ट्रिप लगा ऑर्गेनाइज कर रहा है स्कूल या कॉलेज, जिसके लिए आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज मेनी थिंग्स एंड एज अ रीजन आई हैव टू गो। सपोर्टिंग आइडिया क्या है? स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, मेन आइडिया क्या है? गोवा घूमने जाना। ठीक है, फिर लॉजिकल इन्फ्रेंस होता है, अभी देखते हैं। लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट अ कंक्लूजन। अब कंक्लूजन बेस्ड अगर पैसेजेस की बात करते हैं, तो यानी कि देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, फॉलोज दैट, सजेस्ट दैट, प्रूव्स दैट, मीन्स दैट, ये सब के बाद जनरली हमें कंक्लूजन मिलता है। बट कंक्लूजन की एक बहुत अच्छी खासियत है कि देयर इज नो थंब रूल अबाउट वेयर शैल इट बी प्लेस। हो सकता है कंक्लूजन स्टार्टिंग में हो, मिडल हो, लास्ट हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस होता क्या है यार? एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड इमेजेस, मतलब जो हमें एविडेंस मिल रहा है प्लस व्हाट आई ऑलरेडी नो, जो मुझे ऑलरेडी पता है मेरी यूपीएससी नॉलेज में, उन दोनों को कंबाइन करके मेरा इन्फ्रेंस बनता है। यानी कि जो मैं इसमें से इंफॉर्मेशन बता सकता हूं, व्हाट आई फील इज देयर इन दिस, दैट इज माय इन्फ्रेंस। ठीक है, सो गाइस विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस कंप्लीट रिवीजन। इट टुक मी लेस देन 1 आवर। मैंने फटाफट सब कुछ फटाफट करा दिए। ये मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप अपने एग्जाम के बीच के 2 घंटे में बैठ के देखो। आई होप इट विल हेल्प यू देयर। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई एम देयर विद यू ऑल। ठीक है, एंड यू विल रॉक। बाय बाय, टेक केयर।